नमस्कार, मैं डॉक्टर कुसुम माथुर, प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष भूगोल, सरोजनी नायडू शासकीय कन्या स्वशासी महाविद्यालय भोपाल। विद्यार्थियों, मैं आज आपसे स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर के भूगोल विषय के प्रथम प्रश्न पत्र भू आकृति विज्ञान के बारे में बात करूंगी। जैसा कि आप सब जानते हैं, मानव ने जब सर्वप्रथम ये जानने का प्रयास किया कि जहां वो है उसके आसपास क्या है, उसका यह प्रयास ही सबसे पहले भूगोल या भौगोलिक चिंतन की दिशा में बढ़ाया गया पहला कदम था। और इसी के साथ भूगोल की शुरुआत होती है और धीरे धीरे भूगोल ने अपना विकास करते हुए कई सारी शाखाओं में विशेषीकरण प्राप्त किया है और आज भूगोल एक महत्वपूर्ण विज्ञान बन चुका है। आपका ये प्रथम प्रश्न पत्र भू आकृति विज्ञान है। बच्चों, आपने आते जाते यात्रा करते हुए आपने कई तरह के पर्वत, पठार, नदियाँ, पहाड़, घाटियाँ, झरने, जलप्रपात ये सब देखे होंगे, रेत के टीले। और जब इन सबको आपने देखा होगा तो आपको लगा होगा ये कैसे बने, इनको बनने में कितना समय लगा। बस यही जानना या इसका अध्ययन ही तो भू आकृति विज्ञान है। तो विद्यार्थियों, भू आकृति विज्ञान स्थल खंडों और उनको आकार देने वाली विभिन्न प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। यह भौतिक भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा है। आपने स्नातक स्तर पर भौतिक भूगोल के तीनों खंडों को, स्थलखंड, वायुमंडल और जलमंडल, इन तीनों का अध्ययन किया है। भू आकृति विज्ञान में हम भौतिक भूगोल का अध्ययन करते हैं। भौतिक भूगोल में भी विशेषकर स्थल खंडों का। और स्थल खंडों के अध्ययन की शुरुआत 1726 में जेम्स हटन महोदय ने की थी और उन्होंने ये कहा था कि वर्तमान भूत की कुंजी है। मतलब वर्तमान स्थलखंडों को देखकर हम भूतकाल के स्थलखंडों के बारे में जानकारी जुटा सकते हैं। वहाँ से भू आकृति विज्ञान का विकास शुरू होता है और आज हम स्ट्रक्चरल जियोमॉर्फोलॉजी यानी संरचनात्मक भू आकृति विज्ञान, क्लाइमेटिक जियोमॉर्फोलॉजी यानी जलवायु विज्ञान, टेक्टोनिक यानी विवर्तनिक भू आकृति विज्ञान, क्वांटिटेटिव यानी मात्रात्मक भू आकृति विज्ञान और एप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी, जो आज की वर्तमान समय में सबसे महत्वपूर्ण है, अनुप्रयुक्त भू आकृति विज्ञान, जो हमारे इस विषय का एप्लीकेशन पार्ट है कि जो हम पढ़ते हैं उसका हम समाज के लिए, देश के लिए क्या उपयोग कर सकते हैं। बच्चों, मैं बताना चाहूँगी कि जो भू आकृति विज्ञान शब्द है, इसकी उत्पत्ति यूनानी शब्द ग्रीक वर्ड जियोमॉर्फोलॉजी से हुई है। जियो मतलब अर्थ, मॉर्फो मतलब फॉर्म या आकार, और लोगस मतलब डिस्कोर्स या वर्णन करना। तो पृथ्वी के धरातल के पाए जाने वाले विभिन्न स्थल खंडों का या विभिन्न आकारों का वर्णन करना ही जियोमॉर्फोलॉजी है। Geomorphology may be defined as the science of various forms of the earth's surface. अब ये जो लैंडफॉर्म वर्ड है या स्थलखंड है, इसमें माइक्रो फीचर्स जैसे कि स्ट्रीम्स, ड्यून्स, वैलीज तो शामिल होते ही हैं। इसके साथ साथ मेजर फीचर्स जैसे कि महाद्वीप, महासागरीय बेसिन, पर्वत, मैदान, पठार, इन सब का अध्ययन भी किया जाता है। तो बच्चों, लैंडफॉर्म्स के अध्ययन करने के लिए कुछ चीज़ों की हमको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। वो है स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ या पृथ्वी की संरचना। आपको पता है पृथ्वी 3 प्रकार की चट्टानों से बनी है, तो उन चट्टानों का, उनकी संरचना कैसी है, किस तरह की उनकी बनावट है, किस तरह का उनका कंपोजिशन है, इन सब को जानना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद नेचर ऑफ द रॉक, उन चट्टानों की प्रकृति कैसी है, उनका प्लेसमेंट कैसा है। प्लेट टेक्टोनिक्स या प्लेट विवर्तनिकी थ्योरी के बारे में आप पढ़ चुके हैं, जो कि सबसे रीसेंट थ्योरी है
जो महाद्वीपों और महासागरों की स्थिति को और पर्वत निर्माण को, द्वीपों की स्थिति को बहुत अच्छी तरह से समझाती है। आपने महाद्वीपीय विस्थापन या वैगनर का कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ी है। डियास्ट्रोफिज्म या पटल विरूपण शक्तियाँ जो पृथ्वी के अंदर काम करती है और धीरे धीरे पृथ्वी के धरातल पर परिवर्तन लाती है। ज्वालामुखी, अपर्दन और अपक्षय की शक्तियों, इसके बारे में जानकारी होना जरूरी है किसी भी स्थलखंड को समझने के लिए। अब हम ये जानेंगे कि सब्जेक्ट मैटर क्या है, जियोमॉर्फोलॉजी में हम क्या क्या अध्ययन करते हैं। अगर हम इसको एक व्यवस्थित रूप से देखें तो इसके 3 बेसिस हैं। पहला है डायमेंशन एंड स्केल ऑफ रिलीफ फीचर, दूसरा है डायमेंशन एंड स्केल ऑफ रिलीफ फीचर मतलब जो उच्चावच है उसका आकार कितना बड़ा है और उसका विस्तार कितना है। दूसरा है प्रोसेस दैट शेप द लैंडफॉर्म्स, स्थल खंडों को आकार देने वाले प्रक्रम कौन से हैं। और तीसरा है अप्रोचेस टू द जियोमॉर्फिक स्टडीज, कि हम भू आकृति विज्ञान का अध्ययन किस किस तरह से कर सकते हैं, वो कौन से तरीके या रास्ते हैं जिससे हम इसको व्यवस्थित तरीके से पढ़ सकते हैं। तो हम पहले बात करेंगे डायमेंशन और स्केल ऑफ रिलीफ फीचर्स। बच्चों, आपको पता ही है रिलीफ क्या होता है। रिलीफ यानी उच्चावच, धरातल पर पाए जाने वाले ऊंचाइयां और निचाइयों को रिलीफ या उच्चावच कहते हैं। और ये रिलीफ फीचर्स 3 प्रकार के होते हैं। पहला, रिलीफ फीचर्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, प्रथम श्रेणी के रिलीफ फीचर्स, जिसमें सबसे बड़े वाले रिलीफ फीचर्स आते हैं, मेजर रिलीफ फीचर्स आते हैं, जो कि महाद्वीप और महासागर है। महाद्वीप और महासागर, अगर हम इसका हिस्टोरिकल या क्रोनोलॉजिकल जियोलॉजी में देखें तो इनमें भी इनके आकार में, इनके विस्तार में और इनकी भौगोलिक स्थिति में निरंतर परिवर्तन होते रहे हैं। अगर हम भूगर्भिक काल चक्र में देखें तो आपने वैगनर के सिद्धांत में पढ़ा होगा, पेंजिया था, सभी महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, धीरे धीरे वो अलग होते गए और आपने अलग अलग समय में इनकी अलग अलग स्थितियों को देखा होगा। और आज भी हमारी प्लेट टेक्टोनिकी की थ्योरी से ये सिद्ध होता है कि महाद्वीप निरंतर प्रवाहशील है। भारत उत्तर की ओर खिसक रहा है, हिमालय ऊपर उठ रहा है, ग्रीनलैंड और अलग हो रहा है, अटलांटिक ओशन खुल रहा है, पैसिफिक ओशन बंद हो रहा है। तो ये सब हम जो प्रथम ऑर्डर के रिलीफ फीचर्स हैं उसमें ज्योग्राफिकल लोकेशंस में परिवर्तन देखते हैं। दूसरा जो है, दूसरी श्रेणी के उच्चावच या रिलीफ फीचर्स ऑफ सेकंड ऑर्डर, उसमें आता है पर्वत, पठार, मैदान, बेसिन आदि। ये महाद्वीपों के सरफेस पर, महाद्वीप के धरातल पर पाए जाते हैं, कॉन्टिनेंटल सरफेस पर। और जिस तरह महाद्वीपों पर इस तरह के फीचर्स पाए जाते हैं, वैसे ही फीचर्स महासागरों की तली में भी पाए जाते हैं, जैसे मिड अटलांटिक, मिड ओशनिक रिजेस, डीप्स, ट्रेंचेस, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, ओशन बेसिन्स। ये सब फीचर्स जो हैं वो महासागरों के अंदर, जल के अंदर मिलते हैं। जिस तरह धरातल के ऊपर पाए जाते हैं वैसे ही जल के अंदर पाए जाते हैं। और इन सब, ये जो दूसरी श्रेणी के स्थलखंड है, इनकी उत्पत्ति आंतरिक फोर्सेस या एंडोजेनिक फोर्सेस के द्वारा होती है। आपको पता है धरातल पर आपने पढ़ा होगा मूवमेंट ऑफ द अर्थ में कि पृथ्वी पर 2 तरह की शक्तियां काम करती है, आंतरिक शक्तियां और बाह्य शक्तियां। आंतरिक शक्तियां धीमी गति से और अचानक सडन रूप में भी काम करती हैं। तो सडन या अचानक काम करने वाली शक्तियों में आता है ज्वालामुखी और भूकंप, जो अचानक परिवर्तन करके धरातल पर नए स्थलखंडों का निर्माण करती है। और जो धीमी गति से काम करती है उसमें एपिरोजेनिक फोर्सेस यानी कि महादेशजनक बल, डियास्ट्रोपिक फोर्सेस और सडन फोर्सेस। तो ये जो दूसरी श्रेणी के जितने भी रिलीफ फीचर्स हैं, ये पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के द्वारा, महादेशजनक बल और महाद्वीप निर्माणकारी बल के द्वारा इनका निर्माण होता है। और आपको पता है कि ये जो आंतरिक शक्तियां हैं वो 2 तरह से काम करती है, लंबवत रूप में और क्षैतिज रूप में।
जब लंबवत रूप में कार्य करती है तो महाद्वीप और महासागरों का निर्माण होता है, और जब वो क्षैतिज रूप में काम करती है तो द्वितीय श्रेणी के उच्चावचों का निर्माण होता है, जिसका मैंने अभी जिक्र किया। और इसीलिए इन फीचर्स को कंस्ट्रक्शनल फीचर्स या रचनात्मक फीचर्स कहा जाता है। और यही जो द्वितीय श्रेणी के उच्चावच हैं, ये तीसरी श्रेणी के उच्चावच के लिए एक बेसिस का काम करते हैं। These features provide basis for the development of the relief features of third order. अब हम बात करेंगे कि थर्ड ऑर्डर के रिलीफ फीचर्स कौन से हैं। The relief features of the third order are lesser features, जो कि छोटे रूप में पाए जाते हैं, माइक्रो फीचर्स कह सकते हैं इनको, जैसे वैली, घाटी, कैनियंस, वाटरफॉल, बीचेस, सैंड ड्यून, सर्क एटसेट्रा। जो हम घाटी देखते हैं, महाखड्ड देखते हैं, जलप्रपात देखते हैं, समुद्र किनारे बीचेस देखते हैं, सैंड ड्यून्स या बालू का देखते हैं, वो सब तीसरी श्रेणी के उच्चावच में आते हैं। और इनका निर्माण किनके द्वारा होता है? इनका निर्माण बाह्य परिवर्तन लाने वाली शक्तियों के द्वारा होता है। दीज आर रिजल्ट ऑफ एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। एक्सोजेनेटिक फोर्सेस में क्या आता है? वेदरिंग एंड इरोजन। तो खास तौर से इनका निर्माण इरोजन से, इरोजन मतलब अपर्दन के द्वारा होता है। और ये जो फीचर्स हैं, इनको डिस्ट्रक्शनल या विध्वंसात्मक स्थल रूप भी कहा जाता है। दीज आर रेफर्ड टू एज डिस्ट्रक्शनल लैंडफॉर्म्स। क्योंकि आंतरिक शक्तियों के द्वारा कोई भी स्थलखंड ऊपर उठता है और जो बाह्य अपर्दन के कारक हैं वो उनको काट छाट कर समतल करने का प्रयास करते हैं। तो ये हुआ पहला डायमेंशन एंड स्केल ऑफ द लैंडफॉर्म्स। इसके आधार पर इसका सब्जेक्ट मैटर, ये तीनों ऑर्डर के आपने जाना, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर। मतलब पहले ऑर्डर में महाद्वीप और महासागर, दूसरे में पर्वत, पठार, मैदान, और तीसरे में जो हम वैली, वाटरफॉल, सर्क, बीच, सैंड ड्यून्स एटसेट्रा। अब दूसरा आता है जिसके आधार पर इसका सब्जेक्ट मैटर तय किया जाता है, वो है प्रक्रम जो इन स्थल रूपों को आकार देते हैं। आपको पता है कि इरोजन प्रोसेसेस 5 है। 5 तरह के प्रक्रम हैं जो धरातल पर उत्थित भूखंडों को समतल करने का प्रयास करते हैं। इसमें बहता जल या रनिंग वाटर, ग्लेशियर या हिमानी, विंड यानी कि पवन, भूमिगत जल अंडरग्राउंड वाटर, जहाँ कार्स्ट या चूने का पत्थर वाली टोपोग्राफी पाई जाती है वहाँ पर भूमिगत जल महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और सागरीय तटों पर ओशन वेव्स। तो ये 5 रनिंग वाटर, ग्लेशियर, विंड, अंडरग्राउंड वाटर और ओशन वेव्स, ये महत्वपूर्ण प्रक्रम हैं जो इन भू आकृतियों को, स्थल रूपों को आकार देते हैं। इन सब का अध्ययन हम इस पेपर में विस्तार से पढ़ेंगे। ये जो प्रोसेस रिलेटेड या प्रोसेस ओरिएंटेड जियोमॉर्फोलॉजी है, मतलब प्रक्रम पर आधारित भू आकृति विज्ञान, इसका बड़ा गहरा संबंध जलवायु से है। क्योंकि जो वायुमंडलीय दशाएं हैं वो प्रक्रम के साथ तय करती है कि कौन से रॉक सरफेस पे कौन सा फैक्टर काम करेगा। आप बीए प्रथम वर्ष में पढ़ भी चुके हैं, जो लोग भूगोल बैकग्राउंड से आए हैं वो पढ़ चुके हैं कि किस तरह से ह्यूमिड या आर्द्र क्षेत्रों में भूमिगत जल काम करता है, जहाँ चूने का पत्थर पाया जाता है। रेगिस्तानी इलाकों में विंड का काम महत्वपूर्ण होता है, और पर्वतीय क्षेत्रों से जो जल बहता है वहाँ रनिंग वाटर महत्वपूर्ण होती है। जो हिम से ढके हुए क्षेत्र हैं वहाँ पर ग्लेशियर की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, और सागरीय तटों के निकट सागरीय लहरें प्रभावशील होती हैं जो वहाँ के स्थल खंडों को काट छाट करके नया रूप देती रहती है। तो जो प्रोसेस या प्रक्रम है ये हमारे भू आकृति विज्ञान का एक महत्वपूर्ण अंग है जिसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। ये जो मैंने 5 बताया, यही इनके सब फील्ड है या उपविषय है जिनके बारे में विद्वानों ने डिटेल में अध्ययन किया है। अच्छा, इसके सब्जेक्ट मैटर को लेकर तीसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि हम उनको किस तरह से पढ़ते हैं। अप्रोच यानी कि आप उसको किस तरह से आप अध्ययन करेंगे उसका। पहला है कि
हम उसको सब्जेक्टिव रूप में डिस्क्रिप्टिव लिखेंगे कि हमने सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्शन दे दिया कि हिमालय ऊंचा पर्वत है और इसका विस्तार इतना है, ऐसा है। तो ये जो होता है ये थोड़ा सा बायस्ड होता है। आपने सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्शन किसी भी फीचर का दे दिया, क्योंकि किसी भी लैंडफॉर्म के विकास और उसकी विशेषताओं को बताने के लिए आपको उसका वर्णन देना पड़ेगा, है ना, क्योंकि लैंडफॉर्म और प्रोसेस जो है वो हमारा मेन सब्जेक्ट मैटर है। तो उसको एक हम सब्जेक्टिव रूप में या विषयनिष्ठ रूप में जब प्रस्तुत करते हैं तो वो ज़्यादा वैज्ञानिक आधार उसका नहीं होता। दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्शन। ये वस्तुनिष्ठ, मतलब इसमें जो लिखने वाला है वो बायस नहीं रहता। ये अप्रोच साइंटिफिक अप्रोच होती है, वैज्ञानिक तरीका है, वैज्ञानिक उपागम है इसको पढ़ने का। और इसमें क्वांटिटेटिव टेक्निक्स का उपयोग किया जाता है, मात्रात्मक गणनाओं के आधार पर, जैसे रिवर फ्लो कितना है इनका कैलकुलेशन किया जाता है, मूवमेंट ऑफ द सेडिमेंट कितना है, मॉर्फोमेट्रिक एनालिसिस किया जाता है, इसमें कैलकुलेशंस शामिल होती है। और उसके आधार पर जब आप किसी स्थल रूप का वर्णन करते हैं तो वो उसका वैज्ञानिक बेस होता है। तो यह उपागम जिसमें हम क्वांटिफिकेशन करते हैं और फिर किसी स्थलखंड का वर्णन करते हैं वो ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्शन या वस्तुनिष्ठ वर्णन कहलाता है। अब जो लैंडफॉर्म्स हैं उनका हम वर्णन करते हैं तो क्या क्या अप्रोच हो सकती है, किस किस तरह से हम कर सकते हैं। एक प्रयास हम ये कर सकते हैं कि स्थल रूप और जलवायु, किसी भी क्षेत्र में जो स्थल रूप है उस पर वहाँ की जलवायु का प्रभाव पड़ता है और वही उसके विकास में सहायक होता है। तो बाय एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप बिटवीन लैंडफॉर्म एंड क्लाइमेट जब हम अध्ययन करते हैं तो वो क्लाइमेटिक जियोमॉर्फोलॉजिकल अप्रोच कहलाती है, जलवायिक भू आकृतिक विज्ञान उपागम कहलाता है। यदि हम लैंडफॉर्म और स्ट्रक्चर के बीच में, है ना, लैंडफॉर्म और जो संरचना है, चट्टान किस तरह से बनी है, जब हम इनके बीच में संबंध स्थापित करते हैं तो वह संरचना और आकार उपागम कहलाता है, स्ट्रक्चर एंड फॉर्म अप्रोच कहलाता है। जब हम ओरिजिन एंड डेवलपमेंट इन हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पढ़ते हैं, मतलब कोई भी स्थल रूप कब ओरिजिनेट हुआ होगा, कैसे उसका विकास हुआ होगा, भूतकाल में वो कैसा रहा होगा, जब हम इस तरह का अध्ययन करते हैं तो वो क्रोनोलॉजिकल या कालानुक्रम अप्रोच कहलाती है। और जो तीसरा है वो है लैंडफॉर्म और प्रोसेस, यानी जब हम स्थलखंड की और प्रक्रम का अध्ययन करते हैं तो ये कहलाता है प्रक्रम और आकार उपागम, प्रोसेस फॉर्म अप्रोच। तो ये बच्चों ये इसका मेन सब्जेक्ट मैटर है जिसको आप पढ़ेंगे। तो जियोमॉर्फोलॉजी में हम धरातल पर पाए जाने वाले वृहद और लघु स्थलखंडों के बारे में पढ़ेंगे। वो स्थलखंड किस तरह से विकसित हुए, उनके विकास में कौन कौन से कारक जिम्मेदार हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से प्रक्रम हैं, इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। किस तरह एक पर्वतीय क्षेत्र में नदी का उद्गम होता है और वह नदी किस तरह से पर्वत को गहराई से काटते हुए पूरे क्षेत्र को समतल मैदान में बदलकर समुद्र तल तक पहुंचती है। ये एक महत्वपूर्ण, आपने फ्लूवियल टोपोग्राफी में आप यही पढ़ेंगे कि नदी अपने उद्गम से लेकर जब समुद्र में मिलती है उस तक का जो रास्ता तय करती है, उस दौरान वो कितनी तरह के आकार बनाती है। वो जब अपनी युवावस्था में होती है तो वो पॉट होल्स बनाती है, वो वी शेप वैली बनाती है, वो वाटरफॉल बनाती है। और ये सब मैंने आपको बताया कि इन सब को जानने के लिए आपको स्ट्रक्चर या चट्टानों की संरचना पढ़ना जरूरी है। आपने प्रथम वर्ष बीए प्रथम वर्ष में पढ़ा होगा कि वाटरफॉल वहाँ बनता है जहाँ कठोर और कोमल चट्टानें वैकल्पिक रूप से मिलती है। कठोर चट्टान को पानी काट नहीं पाता और सॉफ्ट चट्टान कट जाती है तो पानी ऊपर से नीचे की ओर गिरता है और वाटरफॉल का निर्माण करता है। तो इस तरह से ये युवावस्था के फीचर्स हैं जहाँ नदी गॉर्ज बनाती है, गहरी घाटी में बहती है। 1-2 किलोमीटर की गहराई पर आप हिमालय क्षेत्र में जब देखते हैं कि अपने उद्गम के बाद नदी
सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी शुरू में जहाँ गॉर्ज बनाती है वहाँ पर कितनी गहराई में बहती है। उसके बाद जब वो आगे जाती है, जलोढ़ पंख बनाती है जब वो पहाड़ी क्षेत्र से मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। उसके बाद जब वो जलोढ़ पंख बनाकर मैदानी भाग में आ जाती है तो मिएंडर्स बनाती है। जब नदी अपने बेस लेवल को प्राप्त करने लगती है तो जब उसमें सेडिमेंटेशन लोड, अवसाद इतना बढ़ जाता है कि वह सीधे तरीके से नहीं बह पाती, तो वह मिएंडर्स या विसर्प बनाती है। और विसर्प बनाकर बहते हुए जब वो सागर के समीप पहुंचती है, जहां वो लगभग अपने आधार तल को प्राप्त कर लेती है, तो वह कई धाराओं में बढ़ जाती है और उसका फ्लो बिल्कुल कम हो जाता है और वो डेल्टा का निर्माण करती है। इस तरह नदी अपनी 3 अवस्थाओं से होकर गुजरती है। ऐसा ही हिमानी या ग्लेशियर करती है। ग्लेशियर से बनने वाले फीचर्स आपने यू आकार की घाटी, हैंगिंग घाटी, सर्क, इन सबको पढ़ा होगा, ब्रेड एंड बास्केट, कई सारे फीचर्स बनते हैं। इसी तरह पवन से बनने वाले फीचर्स और ये प्रक्रम किस किस तरह से काम करते हैं, इन सब का अध्ययन भी हम करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है इसका अप्लाइड पार्ट या इसका अनुप्रयोग। कोई भी विषय, उसकी उपयोगिता तभी तक है जब तक वो मानव कल्याण के लिए है। इस हिसाब से जियोमॉर्फोलॉजी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि धरातल पर मानव द्वारा निर्मित जितने भी स्ट्रक्चर या जितनी भी बिल्डिंग्स बनाई जाती है, तो उसमें हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप किस तरह के संरचना पर किस तरह की बिल्डिंग बना रहे हैं। यदि आपने अभी कुछ समय पहले सुना होगा कि गुड़गांव में सड़क पर पानी आ गया और सड़क काफ़ी पानी में डूबी रही, उसका कारण यही था कि उसकी जियोमॉर्फोलॉजी को अच्छी तरह नहीं समझा गया। लो लेइंग एरियाज़ में उसके लेवल को ऊपर करके बनाना था। तो हमें किसी भी जगह, हम किसी भी तरह का, चाहे बांध का निर्माण करते हैं, कैनाल का निर्माण करते हैं, सड़कों का निर्माण करते हैं, उसके लिए हमें उस क्षेत्र की भू आकृति को जानना बहुत ज़रूरी है। और यही कंट्रीब्यूशन जियोमॉर्फोलॉजिस्ट दे सकते हैं। और उसके लिए ज़रूरी है कि हम लैंड फॉर्म्स की सिस्टमेटिक साइंटिफिक स्टडी करें। जेम्स हटन ने कहा था कि द प्रेजेंट इज़ द की टू द पास्ट। वर्तमान के जो स्थल रूप है, वर्तमान जो है वो भूत के उसकी कुंजी है। तो वर्तमान में जो स्थल रूप है उसका अध्ययन करके हम ये पता लगा सकते हैं कि भूतकाल में वह स्थल रूप किस तरह का रहा होगा। और इसी आधार पर फिर एक साइक्लिक या चक्रीय उसकी अवधारणा बनी। आपने ये चक्रीय अवधारणा चट्टानों में पढ़ी होगी कि सर्वप्रथम पृथ्वी जब ठंडी हुई तो आग्नेयी चट्टानें बनी। जब आग्नेयी चट्टानें धरातल पर आईं तो उसके ऊपर जब एक्सोजेनिक या बाह्य कारकों ने कार्य शुरू किया, यानी कि अपर्दन और अपक्षय की शक्तियों ने काम शुरू किया, तो वह उन स्थलखंडों को काट छांट कर, बहाकर समुद्र तल में ले जाकर उसने जमाना शुरू कर दिया। और इस तरह से अवसादी चट्टानें अस्तित्व में आईं। अवसादी चट्टानें जब लंबे समय तक नीचे दबी रहीं और जो आग्नेयी चट्टानें नीचे दबी रहीं, उसमें ओवर द ईयर्स, कई वर्षों के बाद उनमें तापमान और घनत्व में परिवर्तन आया, जिसके फलस्वरूप चट्टानों के गुण और संरचना बदल गई और उनमें रूपांतरण हो गया, जिसे हम मॉर्फोमेट्रिक रॉक्स या रूपांतरित चट्टानें कहते हैं, कायांतरित चट्टानें कहते हैं। तो इस तरह आग्नेयी चट्टानें, फिर ज्वालामुखी विस्फोट होता है, आग्नेयी चट्टानें का निर्माण होता है, फिर रूपांतरित चट्टान, अवसादी चट्टान। इन चट्टानों का ये क्रम निरंतर चलता रहता है और ये चट्टानें ही स्थल रूपों के निर्माण में आधार का कार्य करती हैं। तो बच्चों, मैं आपको एक बार फिर बताना चाहूँगी कि जो भू आकृति विज्ञान है, जिनको भौतिक भूगोल में रुचि है, जो अपने आसपास के स्थलखंडों में रुचि रखते हैं, उनके लिए बहुत ही रुचिकर विषय है। विशेषकर मुझे तो भौतिक भूगोल, इसका जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, हाइड्रोलॉजी बहुत प्रिय है। तो आप भी अगर इसको मन लगाकर समझकर पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा। तो जियोमॉर्फोलॉजी, एक बार मैं फिर बता दूं, यह स्थलखंडों का अध्ययन है। स्थलखंड के बनने की प्रक्रिया, उसका इतिहास और उसके वितरण का अध्ययन हम जियोमॉर्फोलॉजी में करते हैं। और इसकी कई सारी ब्रांचेस हैं। कुछ लोग जियोमॉर्फोलॉजी को जियोलॉजी या भूगर्भ विज्ञान का एक भाग मानते हैं,
लेकिन भूगर्भ विज्ञान में सिर्फ आप जो भूगर्भ विज्ञान में क्या पढ़ते हैं, हम पृथ्वी के अंदर, धरातल के अंदर पाई जाने वाली चट्टानें, उनका सेटिंग, उनका क्रम, उनका विन्यास, उसके बारे में पढ़ते हैं। लेकिन भू आकृति विज्ञान में हम धरातल के ऊपर बनने वाले फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं, उन स्थलखंडों के बारे में पढ़ते हैं, और निसंदेह हमें उनको समझने के लिए सबसे पहले उन चट्टानों की संरचना को समझना आवश्यक है, जिसका बेस हमें जियोलॉजी या भूगर्भ शास्त्र से मिलता है। इसी तरह से ओशनोग्राफर्स, जिन्होंने प्लेट टेक्टोनिक्स के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, और जो समुद्र की तली में जो पैलियोमैग्नेटिज्म के प्रमाण मिले हैं, इसने प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी के विकास में बहुत योगदान दिया है। तो ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजिस्ट, क्योंकि किसी भी फीचर के डेवलपमेंट में उस क्षेत्र विशेष की जलवायु का विशेष महत्व है। जैसे एरिड टोपोग्राफी है तो वहाँ की ड्राइनेस और चलने वाली विंड के कारण है। अगर कहीं ह्यूमिड और उस तरह का है तो वहाँ पर केमिकल वेदरिंग होगी। तो इस तरह से किसी भी क्षेत्र में जलवायु महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। तो ये एलाइड ब्रांचेस है जो हम जियोमॉर्फोलॉजी के अध्ययन में जिसका हम सहयोग लेते हैं। तो हाइड्रोलॉजी, ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, जियोलॉजी, इन सब एलाइड साइंसेस की मदद से हम लैंडफॉर्म्स की स्टडी करते हैं। लैंडफॉर्म्स के अध्ययन में यूनिफॉर्मिटेरेनियनिज्म से लेकर रिसेंट में शूम महोदय का सिद्धांत भी आया है, जिसको आप डिटेल में जब आप ये कोर्सेज पढ़ेंगे तो भू आकृतिक प्रक्रियाओं के बारे में जो कुछ सिद्धांत हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर आप लैंडफॉर्म्स को बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे तो जियोमॉर्फोलॉजी आपको बहुत ही रुचिकर लगेगा और बहुत अच्छा साइंटिफिक विषय है जो आपको आगे रोजगार में भी मदद करेगा। धन्यवाद।